नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आसान लड़ाई नहीं है बॉस, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, तीसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ तिकड़ी बनाने वाला तुर्की है। तीन देशों से एक साथ नरेंद्र मोदी भिड़ रहे हैं। आज ही भारतीय सेना ने खुलासा किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, भारत बॉर्डर पर एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ठोका, नहीं बॉस, भारत ने चीन और तुर्की को भी ठोका। चीन न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, बल्कि लाइव अपडेट दे रहा था कि भारत कैसे कैसे पाकिस्तान को ठोकने वाला है। अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करके लाइव जानकारी चीन दे रहा था। यानी अगली बार हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि युद्ध सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा, युद्ध पाकिस्तान, चीन, तुर्की तीनों से एक साथ होता है। और हमें कूटनीतिक लड़ाई के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि भारत ने देख लिया कि बड़े बड़े देशों ने क्या खेल किया है। ये बड़े बड़े देश 11 साल से इसी तनाव में है कि भारत का दुनिया में इतना क्रेज कैसे बढ़ गया, भारत की इकोनॉमी गिर क्यों नहीं रही। ये कभी नहीं चाहते कि भारत का प्रभाव दुनिया में इस तरह बढ़ता चला जाए। इसलिए आप देखिए कि नरेंद्र मोदी इस बार इतने लंबे विदेश दौरे पर निकले हैं, जितना लंबा विदेश दौरा उन्होंने 11 साल में कभी नहीं किया। जिस भी देश नरेंद्र मोदी जा रहे हैं उसकी अपनी अहमियत है। ये वो देश हैं जो भारत को बहुत मानते हैं, चाहे वो घाना हो या फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जहां पीएम मोदी आज मौजूद है। ये वो देश हैं जहां नरेंद्र मोदी को जबरदस्त सम्मान मिल रहा है, सनातन की ताकत दिख रही है। लेकिन आप देश की राजनीति का हाल देखिए कि एक तरफ पीएम मोदी को इस तरह से विदेशों में सम्मान मिल रहा है, एक साथ 3 मोर्चे पे उन्हें लड़ना पड़ता है पाकिस्तान, तुर्की और चीन से, और वहां एक तरफ नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हो रहा है, भारत का बढ़ता प्रभाव दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश में कांग्रेस इसी बात से परेशान है कि पीएम विदेश क्यों गए। कांग्रेस मजाक उड़ाने में जुटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से देश में गए हैं, कौन कौन से देश में नहीं गए हैं, और लिस्ट को लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी निकल पड़े। जिस देश में कोई 50 साल से नहीं गया वहां जा रहे हैं। अरे तो क्यों नहीं गए आप? आपको बोला था किसी ने नहीं जाने के लिए? आप 50 साल नहीं जाइएगा, दूसरा आदमी छोड़े रहेगा कि हाँ वहां से रिश्ता ही खत्म कर लो। लेकिन बॉस, ये मजाक की बात नहीं है, सही में समझिए इसको। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तो उन देशों तक पहुंच रहा है जहां से उसे लाते पड़ती। नरेंद्र मोदी ने इसी के काउंटर में विदेशों में डेलीगेशन भेजे। अब खुद कूटनीतिक मोर्चे पर पीएम मोदी उतरे हुए। पहले साइप्रस गए जहां पाकिस्तान के दोस्त टर्की को निपटाया, फिर G7 गए जहां बड़े बड़े देशों को खूब सुना कर आए, ट्रंप के मुंह पर ट्रंप को सुनाया, फिर चीन में अपनी टीम भेजकर चीन के सामने पाकिस्तान को लपेट दिया। और अब विदेश दौरे पर पीएम जहां जहां जा रहे हैं उनका अपना कूटनीतिक महत्व है चीन की घेराबंदी को लेकर। इसके अलावा जिन देशों में पीएम मोदी गए हैं वो कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो भारत का प्रधानमंत्री आए। ये सब देश भारत का इतना सम्मान करते हैं कि एक बार कोई पहुंच जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। घाना के बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत की एक झलक देखिए। फिर आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर क्या नए खुलासे हुए हैं, चीन कैसे पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. और पूरा चैप्टर विस्तार से दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि अभी यह खबर आई है कि पीएम मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें त्रिनिदाद टोबैगो की सरकार ने यह सम्मान दिया है। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। यह पीएम मोदी को मिलने वाला 25वां ग्लोबल अवार्ड है। घाना के बाद पीएम मोदी कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। यहां पीएम मोदी का ऐसा जबरदस्त स्वागत हुआ जिसकी तस्वीरें कई लोगों के दिल को जला दी। पीएम मोदी जैसे ही त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां उनके स्वागत के लिए पूरी सरकार ही उठ के आ गई। पूरी सरकार। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के अलावा उनकी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम सांसद पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंच गए। भाई आप सोचिए, किसी देश की पूरी सरकार आ गई कि हमारे सरकार आए। दावा तो यह भी है कि कमला सरकार के 38 मंत्री और 4 सांसद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तस्वीरें देखिए एक बार जरा।
त्रिनिदाद एंड टोबैगो वो देश है जहां प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब भारतीय मूल के हैं। यहां 45% आबादी भारतीय मूल की है। सोचिए, यहां कोई जा ही नहीं रहा था इतने साल से। सोचिए, वहां की प्रधानमंत्री भी साड़ी पहनकर एयरपोर्ट पर आई थी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में जो भीड़ जुटी थी, उसमें सनातन संस्कृति की झलक दिखी। पीएम मोदी के स्वागत में भगवान शिव, भगवान राम और रामायण के अन्य पात्रों का भेष धारण करके भक्त वहां मौजूद थे। देखिए आप तस्वीरें। ऐसा देश जहां की पूरी सरकार आपके स्वागत के लिए खड़ी हो जाए, जहां आपको सनातन की ताकत दिख रही हो, उस देश में कोई भारत का प्रधानमंत्री सालों साल नहीं गया। और अब मोदी जा रहे हैं तो राहुल गांधी एंड टीम करेगा, वहां जाते हैं जहां कोई नहीं जाता। पीएम मोदी ने सभी से बहुत स्नेह से मुलाकात भी की। जरा आप तस्वीरें देखिए। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लोगों का सनातन से गहरा कनेक्शन है। यहां हिंदू समुदाय धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए। पीएम मोदी के दौरे पर भी यह सनातन कनेक्शन दिखा। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को राम मंदिर की रेप्लिका, सरयू और महाकुंभ का पवित्र जल भेंट किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह भेंट भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक भी है। सिर्फ 15 लाख आबादी वाले इस देश में 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा। 26 साल के बाद। इसलिए भी यहां के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां पीएम मोदी का स्वागत भोजपुरी गानों से भी किया गया। पीएम मोदी ने भी इस भोजपुरी प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया। देखिए कैसे वहां भोजपुरी में गाना चल रहा है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का बिहार से भी गहरा कनेक्शन है। यहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर का परिवार बिहार से ही यहां पहुंचा था। वो आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने जब यहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी बताया। सुनिए एक बार पीएम। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। यहां उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। त्रिनिदाद टोबैगो में पीएम मोदी का देसी अंदाज में खूब सादर सत्कार हुआ। उनके सम्मान में जो डिनर दिया गया, उसमें भी पीएम मोदी को हरे सुहारी के पत्तों पर खाना परोसा गया, जो इंडो कैरिबियन संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक। देख रहे हैं आप, वो पत्ते पर पीएम मोदी को खाना परोसा गया वहां। बाद में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि त्रिनिदाद के भारतीय मूल के लोगों के लिए सुहारी के पत्ते का महान सांस्कृतिक महत्व है, जो उनकी समृद्ध विरासत को दिखाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर तो यह नरेंद्र मोदी की पहली त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा है, लेकिन इस धरती से नरेंद्र मोदी का पुराना कनेक्शन है। 25 साल पहले साल 2000 में नरेंद्र मोदी बीजेपी नेता के तौर पर वहां गए थे। अगस्त 2000 में नरेंद्र मोदी ने वहां विश्व हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लिया। उस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व पर जोरदार भाषण दिया था। दावा है कि नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर उस वक्त सम्मेलन में मौजूद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे अशोक सिंघल ने नरेंद्र मोदी को संघ का शेर कहा था। यह उस दौर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उस दौरे में नरेंद्र मोदी एमएल मित्तल नाम के उद्योगपति के यहां ठहरे थे। एमएल मित्तल ने उस दौरे को याद करते हुए नरेंद्र मोदी के लिए जो बताया, उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। त्रिनिदाद टोबैगो में हम साथ में थे, हमारे ही मकान में वो ठहरे हुए थे। बोले भी नरेंद्र जी आपके लिए होटल में बुक करा दूं, क्यों? उनसे चारों बड़े लीडर थे। बोले क्यों? हमारे यहाँ तो या मेरे रूम में सो जाओ
तो देखिए घूम फिर करके जो प्रेस करने का एक छोटा सा रूम कमरा था, न टॉयलेट न बाथरूम न एयर कंडीशन, बोलो मेरे लिए तो सूटेबल यही है। क्यों बोलो ऐसे में भी नहीं सोता मैं। बोले नहीं बोलो हमारे ही स्टाफ आते थे सुबह 7 बजे चाय कॉफ़ी पर, और वो 5 बजे उठ के सबके लिए चाय बना करके और टेबल लगा करके ब्रेकफास्ट की 6:30 बजे रख देते थे। जब मुझे मालूम हुआ, वो देखा, मैं कही आप गलत कर रहे हैं। बोले मेरा तो काम है जी, वो आपका काम नहीं हो सकता। अब मेरे घर में तो नहीं होना चाहिए। बोले वो नहीं इस काम में मत रोकिए, मैं फिर आपके पास रहूंगा नहीं। मेरा मॉर्निंग, दिस इज माई मॉर्निंग स्टार्ट। यानी नरेंद्र मोदी का स्वभाव शुरू से ऐसे ही रहा। बड़े बिजनेसमैन के यहां दोस्ती यारी में रुक भी गए तो वहां सबसे छोटे कमरे में जाकर रुके, और सुबह खुद उठकर सबके लिए चाय वाय बनाकर सबको पिला रहे कि भाई रहूंगा तो इसी तरीके से रहूंगा, एहसान नहीं चाहिए कोई। इधर विदेश में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, उधर पीएम मोदी को मिले सम्मान से कांग्रेस इतना परेशान है कि वो अब अजीब अजीब बातें करने लगी। आप कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए, फिर बताऊंगा पीएम मोदी पर सवाल उठाकर अक्सर ये कैसे खुद ही फंस जाते हैं। मुझे लगता है 2012 से 14 इन्होंने सिर्फ यही काम किया, लिस्ट बनाई कि कौन कौन से प्रधानमंत्री किस किस देश गए और किस किस देश नहीं गए, फिर उस लिस्ट पे अमल करने निकले हैं। पिछले 11 साल से खबर आती है मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री ऐसे देश गए जहां 50 साल से कोई नहीं गया। अरे साहब, और वहां जाकर फिर एक और खबर आती है, बड़ा ऑनर मिल गया साहब उनको। देश को ऑनर मिलता है, और इस देश को ऑनर इसलिए मिलता है क्योंकि पिछले 70-75 साल में इस देश ने अपने संबंध सबसे इतने अच्छे किए कि आज मोदी जी जो सोचते हैं कि उनको ऑनर मिल रहा है, ये उनको नहीं मिलता है, ये अवार्ड देश को मिल रहा होता है। इसलिए इन्हें ये समझ लेना चाहिए, मोदी इज नॉट द कंट्री। ये कह रहे हैं कि पिछले 75 साल में इतने अच्छे संबंध इस देश ने बनाए कि आज जाके नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। आप सोचिए, इन लोगों का लॉजिक सुन के ना, लॉजिक भी धरती खोद के नीचे घुस जाता है। खुद 50-50 साल कहीं गए नहीं, 25 साल कहीं गए नहीं, तो कौन सा संबंध बना रहे थे? व्हाट्सएप भेज के सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वाला, तब तो व्हाट्सएप भी नहीं होता था। खुद कहीं गए नहीं, 75 साल में क्या संबंध बनाए वो तो समझ उसी से आ रहा है कि 50-50 साल कहीं नहीं गए। और इनके ऐसे संबंध बने कि इंदिरा गांधी को, नेहरू को, राजीव गांधी को सम्मान नहीं दिया गया। लोगों ने कहा कि नहीं, आप तो अच्छे संबंध बना रहे हैं, मोदी आएंगे तब सम्मान देंगे, आपको नहीं देंगे, आप तो अच्छे संबंध बना रहे हैं। क्या ही है। आप देखिए, पीएम मोदी पर इस तरह के हमले करते हुए कांग्रेस खुद फंस जाती है। जैसे पवन खेड़ा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही 2012 से 2014 में उन देशों की लिस्ट बना ली थी जहां कोई पीएम नहीं गया। यानी नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ही अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे, और उन्हें पता था कि जिस तरह से यूपीए सरकार चला रही है, कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आने वाली, और उन्हें इतना समय मिलेगा कि वो सारे देशों का दौरा कर पाएंगे। दूसरी बात, पवन खेड़ा जिस बात पर आपत्ति जता रहे हैं उसमें तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी चाहिए कि वो उन देशों में जा रहे हैं जहां कोई प्रधानमंत्री लंबे समय से गया ही नहीं। ऐसा करते तो पीएम मोदी दूसरे देशों से संबंधों को बेहतर ही कर रहे हैं ना बॉस। तीसरी बात, कांग्रेस इशारों में यह कह रही है कि उन्होंने 70 साल में जो विदेश नीति चलाई, उसी वजह से पीएम मोदी को आज दूसरे देशों से अवार्ड मिल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पीएम मोदी को तो 24 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, उसमें बड़े और छोटे देश सब शामिल हैं, जबकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री को 2 से ज्यादा सर्वोच्च सम्मान मिला ही नहीं। तो ऐसा कौन सा संबंध बना रहे थे कि कोई अवार्ड नहीं देता था, सब मोदी जी के बचाव के लिए रखे हुए थे? कांग्रेस अपनी ही बातों में फंस जाती है क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं होता, बस मोदी का विरोध करना है तो कर दिया। कांग्रेस को कोई मतलब नहीं होता कि उनकी छीछा इधर हो जाएगी, बस मोदी को टारगेट कर दो, कुछ भी अंट शंट बोल देना, नरेंद्र सरेंडर जैसा नैरेटिव बना दो। कांग्रेस नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर जो बात कह रही है वो बहुत ही हल्की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई भी दौरा हो, प्रधानमंत्री कहीं भी जाए, वो सब रणनीति के तहत होता है। जैसे आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में डेलीगेशन भेजे, इससे पाकिस्तान को एक्सपोज किया। इसके बाद पाकिस्तान के दोस्तों का हिसाब किया, मोदी ने साइप्रस जाकर पाक के दोस्त तुर्की को निपटाया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री का जो दौरा चल रहा है उससे चीन को निपटाया जा रहा है, चीन की घेराबंदी की जा रही है। यह दौरा इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारा असली दुश्मन चीन ही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी चीन का ही खेल था, पाकिस्तान को आगे करके चीन अपना खेल कर रहा था। आज ये बात भारतीय सेना ने खुल्लम खुल्ला बता दी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने जो खुलासा किया आपको सुनना चाहिए। पहला खुलासा, युद्ध में पाकिस्तान अकेला नहीं था, चीन और तुर्की उसको लगातार सपोर्ट दे रहे थे। दूसरा खुलासा, पाकिस्तान फ्रंट फेस था, पर्दे के पीछे से चीन उसकी मदद कर रहा था। तीसरा खुलासा, हर कदम पर चीन पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। चौथा खुलासा, चीन भारत से सीधा भिड़ने से बच रहा था, उसने पाकिस्तान को मोहरा बनाया।
पांचवां खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चीन अपने हथियारों की लाइव टेस्टिंग कर रहा था। आप डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह को सुनिए, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और क्या क्या कहा है, पहले एक बार सुनिए फिर उसको विस्तार से बताता हूं। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. And talks about killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. When the DGMO level talks were going on, भाई अभी तक ये बात तो सबको पता थी कि इस युद्ध में पाकिस्तान चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब इससे भी आगे का खुलासा हुआ है। चीन और तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सपोर्ट एक कदम आगे था, या यूं कहें कि पाकिस्तान के साथ कुछ हद तक तुर्की और काफी हद तक चीन भी भारत से लड़ रहा था। यानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ठोका, बल्कि छिपते छिपाते पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चीन और तुर्की को भी इस युद्ध में धूल चटा दी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान को चीन से लाइव इनपुट मिल रहे थे। सुनिए एक बार। when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast. भाई चाइना के सैकड़ों जो हैं वो सैटेलाइट हैं, और वहां से वो जो है ना वो एक एक चीज देख के पाकिस्तान को बता रहा था, और पाकिस्तान कह रहा था कि देखिए हमको पता है आप हमको इससे मारने वाले हैं, हमको मारने वाले हैं, ऐसा मत कीजिए, हम ऑलरेडी मरे हुए हैं। चीन लाइव अपडेट दे रहा था। सोचिए आप, तुर्की सपोर्ट जो कर रहा था खरीद रहा, उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। तीन देशों के हथियार और सपोर्ट भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भारत के हथियारों के सामने चीन ने अपनी मिसाइल को कबाड़ होते देखा। यही वजह है कि जो पाकिस्तान भारत से 48 घंटे लड़ने का प्लान बना रहा था, वो 3 से 4 घंटे में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। आज सेना ने फिर से यह बताया कि पाकिस्तान के गुहार लगाने पर ही युद्ध रुका। तो जो लोग ट्रंप का फोन आने पर सरेंडर वाली थ्योरी बेच रहे थे, वो आज फिर एक्सपोज हो गए। इतना ही नहीं, जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भारत ने सीज फायर क्यों किया, उस पर भी सेना ने बड़े अधिकारी ने कहा कि सीज फायर का समझौता करना एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने एकदम सही समय पर सीज फायर का समझौता किया, और उसकी वजह यह है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तय किए गए मकसद को पूरा कर चुका था। यही नहीं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। Defining thing was that leadership, the strategic messaging by leadership was unambiguous. You cross our red lines and there would be action, there would be punitive action if required. There is no scope of absorbing the pain the way we did a few years ago. So that is one important message that stands out loud and clear. डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो खुलासा किया, उसके बाद तो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को लेकर कोई कंफ्यूजन रहना भी नहीं चाहिए। खुद सेना ने बता दिया कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन नरेंद्र सरेंडर वाली कांग्रेस ने सेना की इस बात को इग्नोर कर दिया और यह बात पकड़ ली कि चीन और पाकिस्तान की भयंकर जुगलबंदी है। कांग्रेस ने संसद में चीन पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सुनिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश को। ये साबित हो गया है कि हम पाकिस्तान वायुसेना से जंग नहीं था, ये चीन के साथ था, और चीन और पाकिस्तान, चीन ने तो पूरा कब्जा कर लिया है पाकिस्तानी वायुसेना पर। तो
तो इसीलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार ये मांग कर रही है कि इस पर पार्लियामेंट पर चर्चा होनी चाहिए। 5 साल से हम मांग कर रहे हैं। भाई इसमें तो तारीफ होनी चाहिए। आप कह रहे हैं चीन ने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान को आप ठोक रहे हैं, इसका मतलब चीन को मार रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन नहीं निकलता। तो अगर चीन नहीं निकलता तो चीन को मारे कैसे? सबको पता, भाई भारत को पता था ना कि चीन सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद बावजूद भारत मार रहा था ना। उसको पता था ना भारत को कि मार रहा हूं पाकिस्तान को, लेकिन लगेगा चीन को, तो मार रहा था ना। तो फिर क्या ये बात कहना कि भाई नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन नहीं निकलता? अरे मुंह से क्या चीन निकालना, जब चीन के मुंह से जो है बाप बाप होते हुए सुन रहे हैं आप। कांग्रेस हर बात का क्रेडिट राहुल गांधी को देने के लाइन में लग जाती है। इसलिए अब सेना के खुलासे पर यह माहौल बना रही कि राहुल गांधी ने तो पहले ही चीन पाकिस्तान पर आगाह किया, जैसे दुनिया को पता नहीं कि चीन और पाकिस्तान का क्या खेल चल रहा है, वहां क्या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चल रहा है, किसी को नहीं पता है क्या? कांग्रेस यह दिखा रही है कि राहुल गांधी को विदेश नीति की बहुत समझ है, लेकिन यही राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर करके फंस जाती है। आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी माहौल बना रहे थे कि ट्रंप के फोन के बाद भारत ने सरेंडर किया, उधर पाकिस्तान ने फिर कबूल लिया कि भारत ने उसे ऐसा ठोका कि उसके पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं था, रास्ता नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कबूल किया है टीवी पर कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो उनकी सेनाओं को मात्र 30 से 45 सेकंड सोचने का समय मिला कि भाई कहीं ये न्यूक्लियर वेपन लेके तो भारत ने नहीं ठोक दिया है, और इतने में ब्रह्मोस ने अपना काम कर दिया। ये भाई खुद बता रहे हैं कि 30 सेकंड में इनको तय करना था कि भारत ने ब्रह्मोस तो मार दिया। इनको पता था कि ये अभी फटेगा, लेकिन इनको ये तय करना था कि भाई ये फटेगा तो न्यूक्लियर बम के साथ तो नहीं फटने वाला है। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर 30 सेकंड में अच्छा हुआ भारत ने न्यूक्लियर बम नहीं मारा, नहीं तो हम भी मारते तो क्या होता। अरे भाई जब फटता तुमको पता नहीं चल जाता कि न्यूक्लियर बम फटा है कि नहीं फटा है? 30 सेकंड में ही पता करना था। और अगर उसमें न्यूक्लियर बम नहीं दिखा इसलिए कह कि आओ फट जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फट जाओ, हम तो न्यूक्लियर बम होता तब मारते, ऐसे नहीं मारते। यही खेला करते क्या? गजबे लोग हैं ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2 महीने बाद भी पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के डर से बाहर नहीं आ रहा है, जबकि उसे चीन और तुर्की सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान की धुलाई के आड़ में चीन तो अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था, वो तो मूर्ख बना रहा था इसको। इसके सैनिक मरे, इसके लोग मरे, इसका धुआं धक्कड़ हो गया। और चाइना ने अपने हथियार टेस्ट कर लिया। टेस्ट क्या किया? वो देखा कि फेल हो गया सब, भारत तो फोड़ दिया। चीन का मकसद तो फिर भी पूरा हो गया, धुलाई पाकिस्तान की हो गई। इसलिए अब देखिए कि पाकिस्तान भी अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के बाद अब पाकिस्तान का एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर अमेरिका पहुंचा हुआ है। 10 साल बाद कोई पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ अमेरिका गया है। पाकिस्तान इस यात्रा के जरिए अमेरिका से रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो 80% हथियार चीन के हैं। अगर वो अमेरिका से हथियार लेगा तो चीन के कोटे वाले हथियारों पर कैंची चलानी होगी। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के हथियारों पर पाकिस्तान का भरोसा उठ ही गया होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया था, PL-15 चाइनीज मिसाइल को फोड़ दिया, चीन के एयरक्राफ्ट J-10 को कबाड़ बना दिया। यानी चीन जिन अहम चीजों पर युद्ध लड़ गया उसे भी भारत ने फुस कर दिया। चीन के हथियारों का जनाजा निकल गया। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के जनरल अमेरिका का चक्कर लगा रहे हैं कि कोई तो हथियार अमेरिका वाला मिल जाए, चीन तो पिटवा देगा, मरेंगे हम। लेकिन ये तो चल रहा है साहब। लेकिन आप नरेंद्र मोदी की स्थिति देखिए कि कितने मोर्चे पे वो लड़ रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स तो राहुल गांधी और जो करते हैं सो है ही है,